मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। एमए प्रीवियस का जो पेपर है, सेकंड पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उस पर आज बातचीत करते हुए हम चर्चा करेंगे तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है, क्या इसकी प्रकृति है और किस प्रकार का इसका क्षेत्र है। पहली बात तो बच्चों में बताना चाहूँगी आपको कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का एक पृथक, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह डेवलप हुआ है। सबसे पहले एरिस्टोटल ने 158 देशों के संविधानों की तुलना करके तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं का विस्तृत विवेचन तुलनात्मक दृष्टिकोण से किया था। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का यह दावा है कि उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया के सिद्धांत व प्रतिरूप निर्माण की ओर राजनीतिक विश्लेषण की नई अवधारणाओं के सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनकी मान्यता है कि राज्य की अवधारणा विश्लेषण के उपकरण के रूप में उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना और अध्ययन में सहायक नहीं है जिनमें आकार, संगठन, संस्थाओं व संस्कृति की आधारभूत भिन्नताएं हों। इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, संस्था, शक्तियों व जनमत की अवधारणा के स्थान पर नई अवधारणाओं का प्रयोग ज़रूरी समझा जाने लगा, जिससे कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको गहराई से समझा जा सके और तुलनात्मक आधार पर कंपैरिजन किया जा सके और उस कंपैरिजन के बेसिस पर कोई ना कोई जनरलाइजेशन एस्टैब्लिश किया जा सके। अतः आधुनिक राजनीति शास्त्रियों द्वारा राजनीतिक अध्ययन में पॉलिटिकल सिस्टम, रोल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जैसी अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा। इन नई अवधारणाओं में भी आधारभूत अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था को माना जाने लगा, क्योंकि जो बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं वो इसी से रिलेटेड है। सामान्यतया तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार का पर्याय समझ लिया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसका अपना एक सुनिश्चित अर्थ है। जी.के. रॉबर्ट्स और जीन ब्लॉन्डेल, तुलनात्मक राजनीति के विद्वान, मानते हैं कि तुलनात्मक सरकार में राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसमें गैर राजनीतिक संस्थाएं व राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन शामिल नहीं है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता, जिसे कि हम टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर कहते हैं, के अध्ययन से है। इसमें उन प्रभाव और प्रक्रियाओं का अध्ययन भी शामिल किया जाता है जिससे सरकारों का व्यवहार प्रभावित होता है। जी.के. रॉबर्ट्स ने कहा है, तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है जिसमें तुलनात्मक सरकारों व गैर शासकीय राजनीति, कबीलों, संप्रदायों व गैर राजकीय संगठनों की राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है। एडवर्ड ए. फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। ये कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, अगर यदि पूछी जाए तो बच्चों आप इनको तैयार कर सकते हैं। और इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं व राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण है। संपूर्ण विश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक व्याख्यात्मक परिकल्पनाएं होती है। जो कथन होते हैं उनका परीक्षण होता है, आनुभविक तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, अवलोकन, परीक्षण व शोध प्रविधियों, जो हमने बच्चों रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपन लोग पढ़ते हैं इन बातों को, उसके द्वारा तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। इस तरह स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति स्वविकसित पद्धतियों, मतलब उसमें सेल्फ डेवलप्ड टेक्निक्स हैं, उसके साथ एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है और इसका अपना एक स्पष्ट, एक डिफाइन, इसका एक विषय क्षेत्र भी है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की।
तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है वह मुख्य रूप से दो धारणाओं में विभक्त है। पहली धारणा तो कहती है कि तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है, वर्टिकल कंपैरिजन है, और दूसरी धारणा कहती है तुलनात्मक राजनीति अम्बरांतीय हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन है। अब हम बात करेंगे पहली धारणा की, लंबात्मक तुलना की। तो यह जो विचार है इसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन है। प्रत्येक राज्य में चाहे एकात्मक हो संघात्मक कई स्तरों पर सरकारें होती है। सर्वव्यापक या सार्वजनिक या राष्ट्रीय सरकार कह दें, और दूसरी होती है स्थानीय सरकार, है ना। जैसे हम देखते हैं बच्चों, इंडिया में केंद्र में सरकार है, राज्यों की अपनी सरकारें हैं। इस विचार के समर्थक मानते हैं कि राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों में तुलना करके निष्कर्ष निकालना संभव है। एक ही राज्य में विभिन्न स्तरों की विविध सरकारों की तुलना करना लंबात्मक तुलना कहलाता है। ऐसा भी मानते हैं कि राष्ट्रीय और आंशिक सरकारों के बीच दृष्टिगोचर होने वाली समानता सतही है और इनमें असमानताएं अधिक है, जैसे कि आर्थिक साधनों की असमानता। तो ऐसे में क्या होगा, तुलना जो गुणात्मक नहीं होकर केवल मात्रात्मक रह जाएगी। तो अगर केवल मात्रात्मक रहेगी तो हम उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फील्ड में नहीं कर सकते हैं। नियमों की असमानता अगर रहेगी तो भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जो है विचारों का अंतर आएगा। शक्ति की असमानता, तो इस तरह की असमानताओं से क्या होगा, जो तुलनात्मक विश्लेषण है वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। सामान्यीकरण की संभावनाएं नहीं रखता है फिर इस तरह का विश्लेषण। अतः तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या एक लंबात्मक अध्ययन और तुलना के रूप में ही केवल हम नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी धारणा की। तुलनात्मक राजनीति अम्बरांतीय तुलना है, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन की बात अगर हम करते हैं तो यह कंपैरिजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे सामान्यीकरण संभव होते हैं जिससे हर सामान्य और विचित्र व्यवहार को समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। इसमें दो संभावनाएं सम्मिलित है। पहली तो है एक देश की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। एक ही देश में जो विभिन्न राष्ट्रीय सरकारें हुई हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन भी आवश्यक है, किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में यह तुलना प्राचीन भारत की राष्ट्रीय सरकारों, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिशकालीन भारत की राष्ट्रीय सरकारों, आधुनिक स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकारों के रूप में की जा सकती है। यह अध्ययन उपयोगी बन जाता है क्योंकि क्रमिक विकास जो प्रभाव है वो सब इसमें दिखाई देते हैं। इसी तरह किसी सरकार का समय निरंतर टाइम कॉन्टिन्यूम पर अंकन करके भी उनमें तुलना की जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो 1947 के बाद नेहरू युग था। नेहरू युग के बाद जो शास्त्री युग था 1964 से 66, उसकी तुलना की जा सकती है। शास्त्री युग के बाद जो इंदिरा गांधी युग था उनकी तुलना की जा सकती है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना भी की जा सकती है। लेकिन इस तरह की तुलना के लिए ज़रूरी है कि हर काल की राष्ट्रीय सरकार के बारे में समान तथ्य और जानकारी उपलब्ध हो। ऐसी तुलनाएं केवल संस्थात्मक सतह तक ही संभव होती है। इस कारण विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित राजनीतिक व्यवहारों की तुलना करना ज़्यादा उपयोगी होगा। और दूसरा जो विचार है वो समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की अम्बरांतीय तुलना है। यह एक सर्वमान्य धारणा है, इसमें सामान्यीकरण संभव है। राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है जो हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायक हो। इनसे हर विचित्र राजनीतिक घटना का स्पष्टीकरण भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र अनुशासन है, राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें राज्य व गैर शासकीय राजनीति दोनों का ही अध्ययन सम्मिलित है। साथ ही राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार
सरकारी तंत्रों को प्रभावित करने वाली गैर सरकारी व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल है। तुलनात्मक राजनीति के हम बच्चों बात करेंगे, क्या इसका स्कोप है, तो यह विद्वानों का मानना ऐसा भी है कि सीमांकन की अवस्था में है। इसके क्षेत्र के संबंध में जी.के. रॉबर्ट्स का जो एक लेख है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, उसमें कहा भी है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग और इट इज़ नथिंग, या तो ये सब कुछ है या ये कुछ भी नहीं है, ऐसा जी.के. रॉबर्ट्स ने कहा था। और अकॉर्डिंग टू हैरी एक्सटीन, उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद है, क्योंकि संक्रमण की स्थिति में है, एक प्रकार की विश्लेषण शैली से दूसरे प्रकार की शैली में प्रस्थान कर रहा है। इसके क्षेत्र को लेकर परंपरावादियों और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में गहरे मतभेद हैं। जीन ब्लॉन्डल ने यह विवाद दो पहलुओं से संबंधित बताया है, और ये जो दो पहलू हैं, यह है, पहला तो है सीमा संबंधी विवाद, और जो दूसरा जो विवाद है वह इंडिकेट करता है मानकों और व्यवहार के संबंधों के विवाद को। जो सीमा संबंधी विवाद है उसका कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। और जो दूसरा विवाद है मानकों व व्यवहार के संबंधों का विवाद, इसमें पहले बच्चों हमें जानना चाहिए मानक क्या होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले जो मूल्य हैं उन्हें मानक कहा गया है। जो सीमा संबंधी विवाद है, सभी राजनीति शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारी ढांचों का अध्ययन नहीं, बल्कि सरकारों के कार्यकलाप और गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक कार्यों का अध्ययन भी शामिल रहता है। लेकिन यह विवाद उठता है कि सरकारों की क्रियाओं की व्याख्या किस तरीके से की जाए। जो कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण है वह मानता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित हो। इसके अलावा यदि कोई तुलना की जाती है तो वह अव्यावहारिक होगी। लेकिन आलोचक मानते हैं कि यह तुलना केवल सतही होगी, केवल औपचारिक पहलुओं का ही अध्ययन कर पाएगी और सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है। राजनीतिक व्यवहार के औपचारिक पहलुओं का ही अध्ययन होगा, जिससे कि राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को नहीं समझा जा सकेगा। और जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इसके समर्थक व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादी मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में जो राजकीय संस्थाओं व गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सब तथ्य एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना की जानी चाहिए। राज्य सरकार व संस्थाओं के कार्य व कार्यविधि का अवलोकन करके उनकी तुलना करना राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकता को सही अर्थों में समझता है। जीन ब्लॉन्डल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को कानूनी परिधि में न बंद कर उससे बाहर निकालना है। तो यह जो विचार उन्होंने रखा, और जो दूसरा विचार है मानकों और व्यवहारों का विचार। मानकों की अभिव्यक्ति कानून, प्रक्रियाओं व नियमों में होती है, लेकिन कई बार राजनीतिक व्यवहार इन कानूनों के प्रतिकूल भी होता है, जिससे तुलनात्मक अध्ययन में असुविधा होती है। तुलनात्मक राजनीति में देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल है या प्रतिकूल। मानक और व्यवहार दोनों ही गत्यात्मक हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इनमें साम्य व गतिरोध दोनों हो सकते हैं। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल होना चाहिए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वायत्त अनुशासन है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं एवं तथ्यों के अध्ययन के साथ ही राजनीतिक व्यवहार एवं उसे प्रेरित करने वाले विविध तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार विविध निष्कर्षों को प्राप्त कर सामान्यीकरण के स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है।
और बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड यदि हम क्लासिक्स को पढ़ना चाहते हैं या कहीं उल्लेख करना चाहते हैं तो जीन ब्लॉन्डल की एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जी.के. रॉबर्ट्स की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, माइकल कर्टिस की कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, एक्सटीन एंड एप्टर की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ रीडर, और बच्चों जो क्लास में भी जैसा आपको बताया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं, जो सी.बी. गेना की किताब है, आप उसको एक अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।